सरफेस, कोई कॉन्केव सरफेस लेते हैं, सॉरी कन्वेक्स सरफेस लेते हैं, उत्तल सतह, उत्तल सतह। रिफ्रैक्टिंग का अर्थ होता है क्या कि लाइट आवे टकरा के वापस नहीं जाए, यानी अपवर्तन, जो कि हम पढ़ा चुके हैं। अपवर्तन रहता है तो फिर टकरा के कहाँ लौट जाता है वापस, लेकिन हम रिफ्लेक्टिंग की बात कर रहे हैं। तो हम एक सतह लेते हैं, वह सतह क्या है, कन्वेक्स है, तो हम कन्वेक्स ले लेते हैं भाई साहब। चलिए यहाँ पे हमने एक सतह ले लिया। अब देखो प्रूफ हम करेंगे, लेकिन सब तुम लोग आप ही लोग बताना है, ठीक है। मान लो इसे हम सतह ले रहे हैं। एक चीज़ सबसे पहले तो हम यहाँ पे पोल लेते हैं बाबू, पोल। अब पोल का हिंदी क्या होता है, ध्रुव, ध्रुव। और इसका कहीं ना कहीं, चलो पहले यहाँ से आते हैं बाबू, पोल, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं बबी। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब कि सी वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने है जो लाइन में गया, क्या कहते हैं इसको, मुख्य अक्ष कहा जाता है। प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष क्या बाबू, फोकसवा। अरे फोकसवा एक बीच में आ जाएगा, अभी नहीं लिखे हैं मुख्य अक्ष, कौन दिक्कत। चलो तो हम सबसे पहले काम करते हैं, चलो इसको थोड़ा, ठीक है। ये समझ लेना है कि कौन सरफेस है, ये कौन सतह है, उत्तल सतह है, क्योंकि यह उभरा हुआ है बाहर की तरफ। तो बाबू सबसे पहले देखो हमको लेंस में इस चीज़ का कॉन्सेप्ट का प्रयोग होने वाला है लेंस मेकर फार्मूला में, ठीक है। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं इससे पहले इसको प्रूव करा ले। यदि कोई व्यक्ति को अगर लग रहा है कि इसका फर्स्ट क्लास है तो बिल्कुल ये मत सोचना, ये सोच के चलना कि हम सीख रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई सब बड़ी बात नहीं जो आपको पहले से ना सीखे हों, ठीक है। नहीं आएगा तो फिर से भी वहीं पर हम पूरा बात बताते हैं। तो हमने मान के चल रहे हैं बाबू कि वस्तु को कहाँ पे, वस्तु को सतह के इधर ना रखा जाता है क्या, तो हमने वस्तु को, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दे रहा है। ऑब्जेक्ट, वस्तु, वस्तु मतलब कि कोई भी हो सकता है, तब ना फोटो बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा क्या। तो मान लो कि सतह के सामने, मान लो दर्पण की बात करें, दर्पण के सामने हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, इस पॉइंट पे रखा। तो ऑब्जेक्ट को रखा इस पॉइंट पे, लीजिए भाई साहब, इसको ओ से सूचित कर देते हैं, ऑब्जेक्ट है तो ओ को यहाँ से रखेंगे। तो जहाँ बाबू यू क्या से कौन चीज़ सूचित करते हैं, यू से हम ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को सूचित करते हैं, ठीक है, वस्तु के दूरी को, चाहे दूरी को। लेकिन हम यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सूचित कर, भाई मतलब बात करो, हम यहाँ पे ओ इसलिए रखे हैं, हम ओ से क्या समझिएगा कि वस्तु यहीं पे रखा गया है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं, का ओ ले लेते हैं, क्योंकि हमको इस पॉइंट का आवश्यकता पड़ने वाला है, इसलिए ओ ले लिया। अब बताओ जहाँ पे वस्तु रखा जाएगा, तुम वहाँ पे है, हम यहाँ पे शीशा है, तो लाइट वहीं से ना चलकाएगा, तब ना शीशा में टकराएगा, तुम्हारा फोटो बनेगा। तो यानी जहाँ पे वस्तु रहेगा तब से ना लाइट आएगा। तो वस्तु कहाँ पे है, ओ पे है, कहाँ पे है, ओ पे है। तो जब वस्तु ओ पे है तो लाइट कहाँ से आएगा, बोलो, जब वस्तु से है तो वो से लाइट आएगा। जब वस्तु को हमने किस पॉइंट पे रखा है, ओ पॉइंट पे, तो लाइट कहाँ से आएगा, ओ से। जैसे कि हम आपको देख पा रहे हैं तो लाइट कहाँ से आ रहा है, आपसे आ रहा है, तब हमारे आँख में टकरा रहा है तो हम आपको देख पा रहे हैं। चलो आँख से नहीं आ रहा है, तुम्हारे शरीर पूरा बॉडी से आ रहा है। चलो तो ऑब्जेक्ट, इधर देखो यहीं पे वस्तु रखा हुआ है तो लाइट यहीं से ना आएगा, कोई दिक्कत। अब देखो तुम लोग एक चीज़ बताए थे कि ए बाबू बदमाशी नहीं है, बात थोड़ा भी नहीं, नॉर्मल है, अभिलंब है। तो कोई भी वस्तु रेयर मीडियम से मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती थी, सघन माध्यम में तो अपने नॉर्मल की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती थी। तो उसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग यहाँ पर भी करने वाले हैं कि बाबू गोला है तो गोला में अनंत तुम अभिलंब खींच सकता है, और गोला का अभिलंब कहाँ से गुजरता है, उसके केंद्र से। तो अभिलंब डाले तो इसके केंद्र से यहाँ से भी अभिलंब डाल सकता है, यहाँ से भी डाल सकता है। मतलब देखो थोड़ा सा मेरा इधर चला गया, लेकिन आप लोग को नहीं डालना है, केंद्र से जाएगा ना इसका अभिलंब। लो भाई इसका भी एक, जैसे यहाँ पे नॉर्मल खींचे हैं, ठीक है, समतल के लिए था तो बोर्ड पे देखते रहो, ठीक है, हम बार बार नहीं करेंगे। अभिलंब यहाँ पे था समतल के लिए तो सीधे सीधे दिखा दिए, लेकिन यहाँ पे अभिलंब यहाँ पे डाल देते हैं सतह पे, तो आपको पता ना अभिलंब कहाँ से जाता है, उसके सेंटर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो है क्या बाबू, नॉर्मल है। नॉर्मल का इंग्लिश क्या होता है, हिंदी अभिलंब। मतलब क्या हुआ है, 90 डिग्री पे कोण बनाया है यहाँ पे, ठीक है, अभिलंब 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चला है, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, एन से सूचित कर देते हैं। चल भाई अच्छी बात है, इतना तो चीज़ दिक्कत नहीं ना हुआ। तो एक काम करते हैं, इसको इसे डॉट डॉट से दर्शा देते हैं। चलो भाई इतना तो ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। और ध्यान देना बाबू, हाई माध्यम को मान रहे हैं हवा, रेयर मतलब इधर डेंसर, सघन माध्यम। आने दीजिए भाई। तो ये बताओ जब रेयर से किरण डेंसर माध्यम में जाएगी तो अपने अभिलंब की ओर झुकेगी कि नहीं, अभिलंब यही ना है, इधर की ओर ना झुक जाएगी। तो थोड़ा सा लाइट जाएगा इधर, लेकिन अब इधर नहीं जाएगा, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा भी झुका कि नहीं, तो झुकेगा। और क्या हो जाएगा, पुष्पराज झुकेगा नहीं, पुष्पराज को झुकना पड़ेगा। एक सुना डायलॉग, पुष्पराज झुकेगा नहीं साला, अरे साला है हम उसके जिया है, नहीं झुकेगा, झुक के पढ़ाई नहीं करेगा वो, साला को झुकना पड़ेगा। नहीं कहता है झुकेगा नहीं साला, अपने आप को साला भी बोल रहा है, जीजा के सामने झुकेगा भी नहीं, ये गलत बात है। अच्छा ऐसा बोलता है, तो कितना लोग बोलता है कि पुष्पराज झुकेगा नहीं साला, जाकर बोला ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, पुष्पराज को झुकना पड़ेगा। इधर आओ, ये हो गया बबी।
बात करते बाबू। यहाँ देखो मेन इसका कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन सीख गया, प्रूव करना एकदम आलू चॉप का कमाल है, एकदम आलू समोसा जिन्हें खा जाता है ना। हाँ ठीक है। तो अब बाबू बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट से लाइन चल के आया, नॉर्मल पे जेम टकराया विरल से सघन माध्यम में, तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाएगा। झुक गया कि नहीं? तो जब झुक गया तो एक लाइट, एक किरण बाबू, ये क्या कर रहे हैं हम, इसके अक्ष यहाँ पे वस्तु है ना, तो ये किसी के अक्ष से गुजार दे रहे हैं, यहाँ से भी एक अभिलंब डाल दे रहे हैं, तो ये अभिलंब जाएगा तो पोल से होते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए सीधे निकल जाएगा, कहीं को कहीं डेविएट नहीं होगा। ये बताओ, एक लाइट यहाँ से भी आ रही है, एक लाइट यहाँ से, तो एक दूसरे को लाइट कहाँ काट रहा है? यहीं पर काट रहा है, क्योंकि एक लाइट वस्तु है तो इधर से भी तो लाइट आएगा, इधर से भी तो लाइट आएगा, तो वस्तु एक दूसरे को कहाँ काटा है? इस पॉइंट पे, मुख्य अक्ष के एक इस पॉइंट पे काटा है, जहाँ पे लाइट एक दूसरे को काटती है वहीं पे ना फोटो बनता है। तो इमेज कहाँ बनेगा? इस पॉइंट पे। तो हम आई लिख दें इस पॉइंट को, कोई दिक्कत? किसी को समझने में दिक्कत? प्रतिबिंब, यानी कि मेरा फोटो यहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब मेरा भाई साहब यहाँ पे बन रहा है। अच्छी बात है। देखो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इस चीज़ का उपयोग होने वाला बहुत। तो हमने रेरा से सघन माध्यम में लाइट को डाला, नॉर्मल पे आया, नॉर्मल से अपने अभिलंब की ओर क्या हो गया? झुक गया। झुक गया, एक दूसरे को लाइट इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम आई रख दिया, यहीं पे एक दूसरे को काटा, जहाँ पे लाइट एक दूसरे को काटती है वहीं पे क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है। बाबू मुंशी प्रेमचंद बोर्ड पे देखते रहो, बात को सुनते रहो, कोई दुख है गम है भुला दो, ठीक है? बात करते हैं यहाँ पे। तो एक चीज़ है यहाँ पे, ठीक है? अब दादी गई है तो क्या करेगा? जाने वाला को कौन रोक सकता है? सूरज तुम लोग नहीं लग रहा है बात कर, जाने वाला को कौन रोक सकता है? रीति है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। गाना सुना है? क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। ठीक है रहने दो बाबू, ये जिंदगी है ना, सांस से चले जाएगी रुकते रुकते, समा थम जाएगी चलते चलते, कुछ क्या गवाएगा सब तुम लोग। ये क्या भरोसा है, मतलब वही बोल रहे हैं कि आज जा रहे हैं कल नहीं रहे। कोई हंसते खेलते आदमी वही बात, तो छोड़ो भाई, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, एंजॉय बात भी कर लिया जाएगा भाई साहब, ठीक है? अब रेरा से डेल्टा में एक दूसरे को लाइट यहाँ पे काटा, तो एक अपना मन से है बाबू, इस एक काम करते हैं, इसको हम मान लेते हैं अल्फा, ये वो एंगल बना कि नहीं है? तो सबसे पहले छोड़ो, अगर अल्फा मानने से पहले हम क्या मिटाते हैं? यहाँ पे मैं काम करते हैं, ये बताओ आपतन कोण परिवर्तन कोण बनता है कि नहीं? तो आपतन कोण कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे बनेगा, कोण आई, क्या कोई दिक्कत? और परावर्तन कोण कहाँ बनेगा मेरा? इसमें बनेगा। हाँ, ये नॉर्मल और आपतित किरण के बीच बनता है ना, तो एंगल आर कहाँ बनेगा बाबू? कोण आर इस पुई उस पुई, ठीक है? तो आई यहाँ बना, आर यहाँ पे बना, ठीक है? तो अब वही बात करते हैं हम। तो एक चीज़, दो कोण हमको मालूम चला, दो कोण मालूम चला, कंस्ट्रक्शन किए, दो कोण मालूम चला, इस कोण को हम अपना मन से नाम देते हैं अल्फा, ये भी यहाँ पर भी कोण बन रहा है बीटा, और यहाँ पे भी कोण बन रहा है गामा, ठीक है? कोई दिक्कत? अपना मन से क्या किए, लेट मान लिए कि ये कोण कुछ ना कुछ तो कोण होगा ही होगा, ये लड़का थूर देंगे मान जाएगा, ठीक है? हमेशा एक ही को बात समझाने के चिल्लाते रहता है। अल्फा बीटा, और यहाँ पर अल्फा कुछ कोण, कुछ डिग्री का एंगल हो सकता है, जिसको हमने क्या कर लिया, अपना मन से मान लिया, नहीं मालूम था इसलिए अल्फा बीटा गामा, अल्फा गामा बीटा। चलो भाई इतना तो बात सही है। काम करते हैं कि यहाँ से इस पॉइंट पर कुछ नाम दे देते हैं, यम नाम दे देते हैं, क्या यम नाम दे देते हैं? यम नाम दे दिए, तो यम इस पॉइंट से लेकर इस एक्सिस पे, इस मुख्य अक्ष पे एक अभिलंब डाल देते हैं, अपना मन से कंस्ट्रक्शन इस बात को लिखवा देंगे, यम है यहाँ पे, यन है। अब ऐसा काम इसलिए किए हैं ताकि हमको दोनों साइड त्रिभुज मिल जाए। देख रहा है, यम यन आई, यम यन, यहाँ पे ओ, ऑब्जेक्ट के लिए हमने क्योंकि दो को त्रिभुज मिल जाएगा ना, तो त्रिभुज के अनुसार हम कोई काम करते हैं तो हमको क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगा और हमारा काम करने में भी सहूलियत हो जाएगा। तो यम यहाँ पे इसलिए अभिलंब डाल दिया ताकि अब इधर से वो त्रिभुज बन जाएगा, इधर से त्रिभुज बन जाएगा। इतना काम करना था, आगे अब काम करेंगे तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम पढ़ाए थे स्नेल का नियम, आपको याद हो तो? हाँ बहुत पीटेंगे। स्नेल का लॉ में हम पढ़े थे बाबू, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? स्नेल के। मान लो कि यहाँ पे बाबू, अगर मान लो यहाँ पे अब दो को प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, हवा से कहाँ जा रहा है? पानी में जा रहा है, जल में जा रहा है, तो आता था लाइट ऐसे घूम जाता था, ठीक है? तो हम क्या लगते थे, साइन आई बटा साइन आर एक नियत वैल्यू होता है, जो कि इसे बताते हैं म्यू टू बटा, ये ना बताए थे स्नेल के नियम के अनुसार। तो या तो सीधे सीधे एक काम करते हैं, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे आर, ठीक है? तो यहाँ से इसी को ऐसे कर सकते थे, बताए थे, इसी सारा चीज़ बता चुके हैं। साइन आई म्यू ऑन साइन आई बराबर म्यू टू साइन, कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि इसी को हम क्या कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, त्रिज्या गुणा कर दिए। तो भाई साहब इतना तो ठीक है, तो हम बता चुके थे इस बात को कि जिसका अपवर्तनांक उसी का साइन लेंगे। देखो स्नेल का नियम कई तरीका से लगाया जा सकता है, तो या तो सीधे सीधे इतना याद रखो, उसके बाद बढ़ो। तो हम सीधे सीधे बताए थे कि यहाँ से आओ तो पहले साइन आई पहले लेंगे, आई लेंगे, तो आई के साथ हम क्या बताते हैं, साइन का एंगल लेने के लिए। तो साइन आई, आई का अपवर्तनांक कितना होता है?
इस माध्यम का जैसे हवा था तो हवा का म्यू वन मान लिए थे, तो जिसका अपवर्तनांक उसी का साइन बराबर लाइट फिर किधर गया है पानी में, तो पानी का अपवर्तनांक म्यू टू मान लेते हैं, तो म्यू टू और फिर इसका साइन आर का। तो इतना सारा चीज़ बता चुके थे, तो वही कॉन्सेप्ट का प्रयोग करने वाले हम यहाँ पर भी, ठीक है, एसएनएल का नियम के अनुसार। चलो मिटाते हैं और सब कुछ बताते हैं बढ़िया से। चलो भाई ठीक है, यहाँ पे बाई एसनेल लॉ, बाई एसनेल लॉ, एसनेल के नियम के अनुसार तो सबसे पहले लाइट देखा जाता है किधर से जा रहा है, किधर जा रहा है, लाइट किधर जा रहा है, विरल से विरल से सघन में जा रहा है, तो इसको म्यू वन मान लेते हैं, इसको म्यू टू मान लेते हैं। तो ज़्यादा नहीं सोचना है, एसनेल के नियम से ही मालूम चल जाता है कि जिसका अपवर्तनांक उसी का साइन, जिसका अपवर्तनांक उसी का साइन। तो देखो, तो इसका अपवर्तनांक मान लो विरल माध्यम, तो इसका अपवर्तनांक कितना है, पहले इधर से चलते हैं तो लाइट इधर से गया हवा से विरल से, तो इसका अपवर्तनांक कितना है 1, इसी का साइन किसके साथ एंगल ले लेंगे, साइन आई बराबर देंगे, सीखो ठीक है। इसके बाद लाइट किधर गया है, इस माध्यम में गया, सघन माध्यम में, तो इसी का अपवर्तनांक इसी का और साइन के साथ एंगल आर ले लेंगे, कोई दिक्कत। देखो ये रीजन होता है बाबू, ठीक है, हाई साइन आई जो है ना, इस साइन एंगल इतना छोटा होता है ना वास्तविक में, इतना ना छोटा कि इसको नेग्लिजिबल किया जा सकता है। ऐसा बात नहीं है कि एकदम नहीं माना जा सकता है, लेकिन इसको क्या कर सकता है, नहीं मान सकता है तुम, क्योंकि ये एंगल क्या होता है, साइन आई एकदम सा छोटा होता है, नगण्य। तो हम साइन को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो एक काम करते, देखो साइन मतलब एंगल इतना ही छोटा, एक काम करते हैं, साइन को हम क्या करते हैं, फिलहाल जल्दी हटो तो साइन को क्या करते हैं बाबू, भुसकी, साइन को स्किप कर देंगे भाई साहब, तुम्हारा काम खत्म, ठीक है। क्या कर देंगे, छोटा सा है, एंगल छोटा है, इसलिए क्या कर देंगे, साइन को स्किप, साइन को क्यों, देखो ऐसा काम हम बता रहे क्योंकि भूल चुकी नहीं है यार, हम बात कर रहे थे एंगल ना, यहाँ पे मेरा एंगल साइन क्या है, बहुत स्मॉल एंगल होने के कारण, ड्यू टू स्मॉल एंगल हम इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। चलो खाली तुम लोग मस्ती वाला मिजाज में, इसको कह रहे कि सर क्या, रुक जा थोड़ा सा, तो साइन का बाबू साइन इतना स्मॉलेस्ट हो जाता है कि हम एंगल नहीं भी लेंगे तो काम चल जाएगा। तो केवल हम साइन को स्किप करने वाले हैं, साइन म्यू 1 और साइन को स्किप कर दीजिए, आई हो जाएगा, म्यू 2 क्या हो जाएगा बाबू, साइन को स्किप करेंगे क्या बचेगा, केवल साइन को स्किप कर दिए क्योंकि एंगल बहुत ही स्मॉलेस्ट है, तो इसलिए हम साइन के साथ नहीं भी लेंगे तो काम मेरा चल जाने वाला है, ठीक है। तो या तो तुमको इसको इक्वेशन के रूप में मान के बना सकता है, वरना ऐसे ही बना सकता है। तो हम यहाँ से 2-3 को चीज़ निकालने वाले हैं। यदि हमको एंगल आई मालूम चल जाए, एंगल आर मालूम चल जाए, तो इसमें क्या कर देंगे, इक्वेशन में क्या कर देंगे, रख के बनाते आगे काम और चलते चले जाएंगे। तो कहीं से हम देख रहे हैं कि कहीं से हमको एंगल मालूम चलने वाला है का, एंगल आई कहाँ है इसमें फिगर में, डायग्राम में एंगल आई हमको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा शरीर तान के सब स्ट्रेट बैठ जाओ, एंगल आई यहाँ पे, जब एंगल आई मेरा यहाँ पे है, तो ये चीज़ हम पूछना चाहेंगे, बता रहे हैं कि जब एंगल आई यहाँ पे, एक चीज़ तुम लोग पढ़ा होगा 9th-10th में पढ़ा होगा कि सर किसी भी त्रिभुज के 2 आंतरिक कोणों का, जैसे अल्फा है बीटा है, ठीक है, आंतरिक कोणों के मान सकता है कुछ तो कुछ एंगल होगा ही, लेकिन हम एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रेट होकर बैठो, ठीक है। आंतरिक 2 कोण का योग होता है ना, बाह्य कोण के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, जैसे बाह्य कोण अगर मान लो 60 डिग्री है ना, तो 60 डिग्री दोनों अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये बात पढ़ा है, कोई कभी मिला कभी कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग बाह्य के, देखो जैसे तो इसको छोड़े, आंतरिक 2 कोणों का योग, आंतरिक 2 कोणों का योग, क्योंकि हमको यही 2 एंगल मालूम था इसलिए हम ये लिए, अच्छी बात है। तो अगर अल्फा बीटा यहाँ पे ले रही है तो गामा किधर लेना पड़ेगा, इसके बाह्य कोण, तो इसका बाह्य कोण कौन आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो अब नहीं जानता है तो जान लो त्रिभुज के आंतरिक 2 कोणों का योग उसके बाहरी कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को, इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है, बता देते हैं। तो थोड़ा इधर देखो बोर्ड पे, फिर से अगर कोई व्यक्ति को अगर नहीं समझ में आया तो इस चीज़ को सीख सकता है, ठीक है। बात करते हैं बाबू पोल से, कोई भी अगर डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से। ये बताओ ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को यू से सूचित करते हैं, तो यू इधर है, तो यू माइनस में इसलिए गया ताकि पोल से विपरीत डायरेक्शन में, और रही बात की लाइट इधर जा रही है उसका अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इसीलिए किसी में चल जा रहा है, माइनस में चला जा रहा है। इसको क्या कहते हैं, आर कहते हैं, क्योंकि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, और पोल और वस्तु के प्रतिबिंब के बीच की दूरी को वी से सूचित किया जाता है। और इधर ये दोनों प्लस में इसलिए है क्योंकि यह किसके, लाइट के उसी के डायरेक्शन में है, और इधर है जो कि हम चिन्ह परिपाटी में पढ़ा चुके थे। तो बात करते हैं बाबू 2 एंगल के लिए, ठीक है, देखिएगा वीडियो चालू है। बात करते हैं यहाँ पे हमको किसी ना किसी तरीके से एंगल आई चाहिए और एंगल आर चाहिए। तो हमको मालूम है
कि किसी भी हम इस चीज़ आपको 9th में ही पढ़ना था, सबको ये चीज़ पहले बताया है पढ़ने वाला में कि यदि दो त्रिभुज मालूम रहे, त्रिभुज के यदि कोई त्रिभुज के आंतरिक कोण मालूम रहे, जैसे मान लो कि अल्फा है बीटा है, तो इसका बाह्य कोण हमको क्या हो जाएगा बाबू, निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं बाह्य कोण, इस दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, ठीक है, बराबर रहता है। तो वही बात हम भी समझाना चाह रहे हैं, इसका बाह्य अल्फा बीटा के बराबर, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे 60 है तो 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसी गुण का उपयोग करने वाले, इसी प्रॉपर्टी का उपयोग करने वाले किसमें, इसमें। तो सबसे पहले यदि हम त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज हम लेते हैं ओ एम और सी, ध्यान दो त्रिभुज ओ एम सी, चूंकि इसी का त्रिभुज ओ एम सी में एक कोण क्या है अल्फा, एक कोण क्या है गामा, इसी कोण का योग का बाहरी कोण कौन सा बन जा रहा है, यहाँ पे कोण आई बन रहा है, चूंकि अभी पढ़ाए हैं कि किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग उसके बाह्य कोण के बराबर होता है, इसीलिए ऐसा काम कर रहे हैं। ऐसा करने का आवश्यकता क्यों पड़ा, चाहे इससे हमको कोण आई मिल जाएगा। तो त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ए कर रहे हैं ओ, अब क्या है एम सी में। तो ये बताओ अल्फा और गामा किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा किसके बराबर हो जाएगा बताओ, कोण आई के, कोई दिक्कत नहीं ना है। हाँ जल्दी से थोड़ा सा फास्ट, तो फिर से लेंगे एक और त्रिभुज ले लेंगे, अब हमको आर भी तो चाहिए भाई, तो आर चाहिए, तो अगर हम त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं सी एम आई ले लेते हैं, तो लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, आई एम सी ले लो चाहे सी एम आई ले लो, चलो सी एम आई कोई दिक्कत में। तो ये बताओ इसके आंतरिक कोण है ना हो रहा है और इसका बाह्य कोण है ना हो रहा है, आई एम सी आई एम सी, तो इसका आंतरिक कोण हाई हुआ, इसका एक अंदर का एक और कोण हो गया, इसका बाह्य कोण हाई हो गया, अंदर आंतरिक कोण हाई हुआ, इसका जस्ट बाह्य कोण कौन हो गया, हाई हो गया। तो ये अगर एक्चुअल बात कहते हैं दोनों कोण को जोड़ेगी तो 180 डिग्री चला गया, क्योंकि लाइन पे है और लाइन का किसी लाइन का एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो बाबू कितना हो जाएगा, लेते बीटा और आर, बीटा और आर किसके बराबर हो जाएगा गामा के, क्योंकि बाह्य कोण त्रिभुज के आंतरिक कोणों का किसके बराबर हो जाएगा बाह्य कोण, बाह्य कोण कितना हमको निकालना क्या है आर, आर ना मालूम करना था, तो क्या हो जाएगा गामा में से क्या घट जाएगा बीटा। इतना आप काम कर लीजिए, आगे बढ़ जाइए। अब रख दीजिए अगेन किसके नियम में, तो अगेन स्नेल का नियम को हमने क्या किया था, यहाँ पे एज्यूम कर लिया था कि काफ़ी एंगल स्मॉल है, इसलिए साइन को स्किप कर दिया था। तो बात करते हैं म्यू वन आई बराबर म्यू टू आर, तो बाबू म्यू वन आई कितना अभी लाए, देखो तो एंगल आई कितना है अल्फा प्लस गामा बराबर म्यू टू कितना है आर कितना है गामा माइनस बीटा। अब क्या करेंगे हम किसी मतलब कि या मेरे पास एक इक्वेशन मिल गया, हम कोई भी त्रिकोणमितीय फलन ले लेंगे, 6 त्रिकोणमितीय फलन में कोई भी एक त्रिकोणमितीय फलन ले सकते हैं, फंक्शन ले सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन कोई ऐसा फंक्शन लेंगे जिससे हमको फायदा हो। तो हम एक काम करते हैं 10 का फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो म्यू वन अल्फा प्लस, क्योंकि हम 10 का फंक्शन लेने वाले हैं तो सबके एंगल के साथ क्या लगा देंगे 10 लगा देंगे, 10 गामा, सबको बोलेगा थोड़ा यार लगे कि म्यू टू क्या हो जाएगा 10 बीटा, कोई दिक्कत। अब फिर से बात करें तो अब तो भाई अब तो धुरंधर है, 10 अल्फा का फार्मूला क्या होता है लंब बटा आधा, तो 10 अल्फा के लिए लंब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक ड्रॉ कर दिया, क्या लंब डाल दिया, ठीक है। तो एम एन यानी लंब बटा आधार, तो 10 अल्फा तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा एम एन बटा बाबू क्या हो जाएगा एन ओ प्लस 10 गामा, चलो तो 10 गामा किधर गया जी 10 गामा, तो चलो ले लेते हैं 10 गामा, फिर क्या हो जाएगा एम एन बटा गामा आधार क्या है एम सी, ऐसे कोष्ट में घेर दो, ठीक है। म्यू टू को म्यू टू ही लिखो और 10 फिर गामा चल जाओ, तो 10 गामा के लिए भी ना जस्ट लिखे थे एम एन बटा एन सी, ठीक है, माइनस 10 बीटा, और 10 बीटा किधर है जी यहाँ पे है, तो 10 बीटा के लिए आप क्या लिख सकते हैं यही ना है 10 बीटा, तो लंब बटा एम एन बटा एन आई, ठीक है। और 10 नहीं लिखना था यहाँ पे हमको, कोई दिक्कत। यदि बात करें तो एक काम करते हैं डायरेक्ट बाबू कर देते हैं यहाँ से हम एक काम कि सब में एम एन से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई एम एन। और एक और काम कर देते हैं कि देखो भाई पी और एन एक्चुअल में रियल अगर बात करें रियल में ये काफ़ी स्मॉल होता है, काफ़ी छोटा दूरी होता है, तो इसको नेगलेक्ट किया जा सकता है कि नहीं। चाहे अगर कोई इधर देखो कोई दूरी अभी तक हम एन से मेजर कर रहे थे, अब कहाँ से मेजर करेंगे मतलब मापेंगे पी से, क्योंकि अधिकांशतः जो भी डिस्टेंस मेजर की जाती है लेंस में चाहे मिरर में कहाँ से ध्रुव से ही किया जाता है, इसीलिए हम मान के चलेंगे कि अब जो डिस्टेंस इसको नेगलेक्ट करके स्किप करके कहाँ से नापेंगे हम यहाँ से, तो डायरेक्ट तो चलो सबसे पहले इसमें डिवाइड करेंगे कौन चीज़ से एम एन से, तो म्यू वन एक बट्टा एन ओ हो जाएगा। लेकिन अब एक काम करो एन ओ, लेकिन अब चूंकि हम शुरू से ही नापते आ रहे हैं कोई भी डिस्टेंस कहाँ से नापते हैं पी से, तो एन ना करके पी से नाप ले, तो अब एन की जगह पे खाली क्या लिख देना हर एक जगह पे पी ओ प्लस, अब ये तो कट गया भाई क्योंकि हम डिवाइड कर दिया कौन चीज़ से एम एन से, तो एक बचा और नीचे एन सी, लेकिन हम डिस्टेंस मेजर कहाँ से करेंगे पी से, तो पी सी तो लिख देंगे कौन चीज़
PC, यानी कि जहाँ जाइए ना वहाँ का रख देंगे पी लगा देंगे। μ2 बाबू ये कट जाएगा, ये क्या जाएगा PC बन जाएगा, माइनस 1/, ये क्या हो जाएगा PI बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एक काम करते थे, मिटाते हैं यहाँ पे, इसको सिद्ध करके रख देते हैं। चलो μ1 1/PO खोजो, तो PO का कहलाता है माइनस का U, ये PO ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस के इस डायरेक्शन में है, तो माइनस में प्लस में, माइनस में माइनस U प्लस 1/PC क्या है R है, ठीक है कोई दिक्कत। अब फिर बात करते हैं μ2, और μ2 क्या है भाई, μ2 तो μ2 है, अपूर्णांक है, ठीक है। अब चलो भाई 1/PC, तो PC क्या है R है, 1/PI खोजो, तो PI क्या है आपका V है, मतलब कि इमेज का डिस्टेंस, इमेज के डिस्टेंस को हम कौन से सूचित करते हैं, अब V से। अब देखो बाबू क्या कर देंगे, सब में म्यू से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, μ1 बटा क्या हो जाएगा U, हाँ प्लस μ1 भाभी बात नहीं बटा R बराबर, बोलो सूरज, μ2 बटा गुणा करो R माइनस μ2 बटा V, R वाले को एक साइड में कर दो तुम लोग, ठीक है। तो R को इधर लेके चले आते भाई, माइनस μ1 बटा U, इसको इधर लेके चले जाओ, प्लस में हो जाएगा, कोई दिक्कत। R को μ2 बटा R, ठीक है, माइनस क्या जाएगा वो μ1 बटा R, या तो तुम यहीं पे छोड़ दो, और नहीं तो एक काम करो μ1 U प्लस μ2 V आई, बताओ इसी बतिया को हम ऐसे लिख सकते हैं, μ2 में से μ1 घटा दीजिए, सबके नीचे होल बटा रख दीजिए। यही होता है जब कोई भी प्रकाश, जब मतलब कि लाइट जब रेयर से डेंसर में जाती है, यानी कि विरल से सघन में प्रवेश करेगी, तो आपसे पूछेंगे कि जब प्रकाश, ध्यान देना, आपसे पूछेंगे कि जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करे तो कौन सा इक्वेशन, तो यही इक्वेशन आपको क्या करना होगा, बोलना होगा, ठीक है। और जस्ट एक और हम केस पढ़ेंगे, जब लाइट कहाँ से कहाँ जाएगी, डेंसर से रेयर में, यानी कि सघन से विरल में, हाँ। तो इस इक्वेशन का हमको उपयोग होने वाले हैं बहुत सारे फार्मूला में, जैसे कि लेंस मेकर फार्मूला ना, लेंस मेकर नहीं है, ठीक है। तो यही इक्वेशन हुआ, और यह बाबू क्या बोलते हैं, देख लो, इतना इक्वेशन को तुमको प्रूव करना खुद से, अब चाहिए